हेलो व्यूअर्स, हेलो मैम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले कर दिया मैम। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले दो पार्ट्स में हमने रेवोल्यूशंस के कारण जाने थे, किस कारण रेवोल्यूशन हुआ था और क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए थे, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का। तो आज हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे वीमेन का इसमें क्या रोल था। वीमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी टॉपिक में वीमेन का रोल आता है तो उसमें क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसे अच्छे से समझेंगे। बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं आप। वीमेन को बिल्कुल अधिकार नहीं दिए, उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वुमेन क्या करती थी? घर का काम करती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल घर के लिए सब कुछ लेके आती थी। फ्रूट्स वेजिटेबल और ब्रेड खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वो काम भी सारा वुमेन करती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपना हक पाने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर अपने बनाने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने अपने हकों के बारे में लिखा कि हमें क्या क्या हक चाहिए, क्या क्या हमें अधिकार चाहिए। तो उनका मेन पर्पस जो था वो वोटिंग सिस्टम चाहती थी कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपना सहयोग दे सकें। तो उन्होंने नियर अबाउट 60 क्लब्स बनाए अपने, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था जिसमें राइट्स नहीं थे विमेन के लिए, वोटिंग राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था स्टूडेंट्स? 1791। यस, यू आर राइट। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वोटिंग राइट नहीं थे, तो वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया वोटिंग राइट पाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी कोई बात नहीं चलने दी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको टिकाने के लिए स्कूल्स वगैरह खोल दिए कि वो एजुकेशन पाके अपना जॉब वगैरह कर सकें। एक और रिलैक्सेशन दी थी यहाँ पर विमेन को कि जो वो शादी के बाद उनको डाइवोर्स जो फाइल करने का भी अधिकार मिल गया था, और जो उनकी मैरिज होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती थी। अगर उनके बीच में कोई झगड़ा होता था तो वुमेन भी जो फाइल कर सकती थी केस को। उसके बाद ये स्ट्रगल अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, तो वोटिंग के लिए वो लगातार लड़ती रही। तो लास्ट में क्या हुआ, उनकी जो क्लब बने हुए थे, क्लब के जो हेड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको कईयों को मार भी दिया गया। तो लास्ट में 1946 को उनको आखिरकार वोटिंग राइट मिल ही गया। वुमेन के पार्टिसिपेशन के इशू के बाद कौन सा इशू आया? स्लेवरी का, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा का अंत। उस समय फ्रांस में दास प्रथा बहुत चल रही थी, यानी कि स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था। इसमें जैकोबिन ने क्या किया, फ्रांस में बहुत सी कॉलोनीज बनाई हुई थी। कॉलोनीज में आते थे जो किसी के अंडर होते हैं, किसी के कब्जे में होती हैं, लाइक जो हमारा इंडिया था ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। कॉलोनीज में कैरेबियन के मार्टिक्यू, गोर्डिलूप और सैन डोमिंगो एरिया आते थे। ये तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट बेचते थे। प्रोडक्शन के लिए इनको लेबर की ज़रूरत थी, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पर लेबर का काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लेबर करने के लिए इनको जाने में ही बहुत सारा समय लग जाता था और इनको यहाँ पर काम करना पसंद नहीं था, जिस कारण यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबरर की कमी आ गई। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकाज ने क्या किया, मिलकर एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलाया। स्लेव ट्रेड मींस स्लेव्स को बाहर से खरीद कर लेके आएंगे और फिर इन सब चीज़ों की खेती करेंगे। स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रांस के जो मर्चेंट थे वो पोर्ट, बोर्डेक्स और नेंट्स, ये सिटीज़ के नेम हैं, यहाँ से जाकर अफ्रीकन कोस्ट में पहुंचते थे। वो अफ्रीकन कोस्ट में जाकर स्लेव्स को लेकर आते थे।
तो स्लेव्स को लाने में इनको 3 मंथ्स लग जाते थे। तो उनको सोचो, वो अटलांटिक को भी पार करके कैरेबियन पहुंचते थे 3 मंथ्स बाद। स्लेवरी सिस्टम कितना बुरा था, उनको सामान की तरह बांध कर 3 मंथ पूरी यात्रा करवा के उनको वहां पर ले जाया जाता था, उनसे बहुत काम लिया जाता था। नेशनल असेंबली आपको याद होगा, नेशनल असेंबली को और क्या नाम दिया गया था? कन्वेंशन का। कन्वेंशन ने 1794 में इन सब स्लेव्स को फ्री कर दिया, लेकिन ये फ्रीडम ज़्यादा समय तक नहीं चली, ये 10 ईयर तक ही चली। उसके बाद जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने आकर फिर से स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। फाइनली स्लेवरी सिस्टम ख़त्म कब हुआ था? 1848 में। 1848 में स्लेवरी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि रोज़ के उनकी ज़िंदगी के कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ थी जो अभी भी उन जिनसे रेवोल्यूशन का पता चलता था कि लोग अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है सेंसरशिप का। सेंसरशिप का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जैसे उस टाइम लोग न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करते थे तो वो अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं करवा सकते थे। पहले गवर्नमेंट वो देखती थी कि कौन सा इशू है, कोई इशू कोई किंग के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं है। सबसे पहले इसको ख़त्म किया गया 1789 में। अब लोग मर्जी से न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स में कुछ भी प्रिंट करवा सकते थे, यानी कि अपने ऑपोजिट व्यूज़ भी, किसी के अगेंस्ट जो व्यू रखना चाहते थे वो भी कर सकते थे। इसके बाद बहुत से न्यूज़पेपर, बहुत सी मैगजीन्स प्रिंट हुई जिसमें लोगों के हकों की बातें की गई। फाइनली हम आ गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंक्लूजन पर। अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो आप लाइक बटन दबा दीजिए पहले। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने आकर फ्रांस पर एक बार फिर से हमला कर दिया और उसने वहां पर बहुत नुकसान पहुंचाया लोगों को। अपनी फैमिली को उसने, सभी किंग्स को हटाकर अपनी फैमिली को बिठा दिया। उसने भी वहां पर लोगों पर जुल्म करने स्टार्ट कर दिए, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि स्लेवरी सिस्टम भी उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन लास्ट में 1815 में वो वोटरलू के वॉर में हार गया और फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया। तो ये आइडिया था लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स पाने का, जिन आइडियाज़ के साथ आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं। इसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहीं से राजाओं को हटाने की प्रथा चली थी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।